हेलो स्टूडेंट्स, आई कनिष्क वर्धन वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टर्बेंसेस ऑफ ईजमेंट, व्हाट आर द रेमेडीज इन सच केसेस। ओके, आंसर स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि डिस्टर्बेंसेस ऑफ ईजमेंट रेफर टू इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस दैट अफेक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ एन ईजमेंट बाय द ईजमेंट होल्डर। यानी कि एक ईजमेंट होल्डर होता है जो कि ईजमेंट एंजॉय कर रहा हो और उसमें किसी तरह की बाधा आए तो उसको हम कहते हैं डिस्टर्बेंसेस ऑफ ईजमेंट। अब यहाँ ईजमेंट का मतलब क्या है? एन ईजमेंट इज अ लीगल राइट टू यूज अनदर पर्सनस लैंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जब हम किसी और पर्सन की लैंड को यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि सच एज अ राइट ऑफ वे और अ राइट टू एक्सेस सनलाइट, यानी कि हमें कोई रास्ता निकालना है, कहीं रास्ता निकल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी के बीच में आ रही है, हमको चल के वहीं से जाना पड़ेगा, तो या तो वो हो एक यूज हो गया, या नेचुरल सनलाइट आ रही है और बीच में किसी का घर है, उसकी छत पे से मतलब सनलाइट आती है, उसकी विंडो आ रही है बीच में, तो क्या हो गया? सनलाइट तो हर किसी का हक होता है ना लेने का। तो ऐसे पर्पसेस में जब हम किसी और पर्सन की लैंड को यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ईजमेंट। ठीक है, when someone interferes with this right, it constitutes a disturbance of easement. Okay, remedies for disturbances of easement can vary depending on the jurisdiction and the nature of interference। यानी कि ये डिपेंड करता है कि इसकी जो रेमेडीज हैं वो किस तरीके से डिपेंड करेगी, जिस हिसाब से आपके ऊपर केस बनता है कि यहाँ पे कितनी डिस्टर्बेंस आप फेस कर रहे हैं, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी रेमेडी क्या होगी। ठीक है, बट सम कॉमन रेमेडीज इंक्लूड फर्स्ट इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या कहता है? द ईजमेंट होल्डर में सीक एन इंजंक्शन टू स्टॉप द इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। एन इंजंक्शन is a court order that prohibits the offending party from continuing that actions that disturb the easement। यानी कि इंजंक्शन एक तरीके का कोर्ट ऑर्डर होता है जो कि जब कोर्ट पास करता है तो वो जो इंजंक्शन डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले पर्सन को ये एक डायरेक्शन देते हैं कि जिन आपके कामों से सामने वाले पर्सन का ईजमेंट में डिस्टर्बेंस आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, आप उन सारे कामों को तुरंत रोक दीजिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डैमेजेस। द ईजमेंट होल्डर में सीक मॉनेटरी कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस। दिस कुड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स और एनी डिक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यू। यानी कि डैमेजेस में हमारा बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू का यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर किसी तरीके से आपके ईजमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है आपके नेबर के थ्रू या किसी अदर पर्सन के थ्रू, कोई भी हो सकता है वो, ये हमने एग्जांपल के तौर पे नेबर्स का ही हम एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए कि सपोज आपके नेबर ही कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन करवा दे जिस तरीके से फिर आपके घर में रोशनी आनी बंद हो जाए, सूर्य की किरण पहुंचनी बंद हो जाए, या कोई रास्ता ऐसा निकाल दें, वो अपने घर का कंस्ट्रक्शन ऐसा करवा दें कि आपकी जो गली है वो पतली हो जाए, या आप मेन रोड पे हैं तो आपके घर के आगे जो रास्ता था वो ब्लॉक हो जाए। कुछ भी ऐसा कोई भी काम हो तो ऐसे टाइम पे अगर आप डैमेजेस का सहारा लेंगे रेमेडीज में तो आप मॉनेटरी कंपेंसेशन उसको डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा अबेटमेंट। In some cases, the court may order the removal of the interference or obstruction, restoring the easement's holders full enjoyment of the easement। यानी कि जिस तरीके के भी इंटरफेरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन सामने वाले पर्सन ने हमारे ईजमेंट के अंदर किया है उसको सीधा सीधा कोर्ट जो है यहाँ पे हटाने के लिए ऑर्डर पास करेगा, जिससे कि हमारे जो ईजमेंट है उसका फुल एंजॉयमेंट हम कर सके। फोर्थ पॉइंट आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। The court may order the party causing the disturbance to take specific actions to remedy the interference and restore the easement to its proper state। क्या मतलब हो गया इस बात का? ये कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करेगी जिसमें वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगी उस पार्टी को जिसने डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट क्रिएट किया है, जिस वजह से हमें जो ईजमेंट में एंजॉय करने में बाधा आ रही थी वो चीजें तुरंत की तुरंत हट जाएं और हमें उसका रिजोल्यूशन या रेमेडी मिल जाए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है हमारा डेक्लेरेटरी जजमेंट। द ईजमेंट होल्डर में सीक अ डेक्लेरेटरी जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट confirming the existence and scope of the easement and declaring the interferences unlawful। यहां पर डिक्लेरेटरी जजमेंट का मतलब यह है कि जब हमारे ईजमेंट में जो डिस्टर्बेंस आई है
वो हम कोर्ट के सामने अगर अनलॉफुल उसको साबित कर देते हैं, तो फिर कोर्ट उस टाइम पे कंफर्म करती है हमारे सारे फैक्ट्स को और फिर एक जजमेंट पास करती है। तो इस टाइम पे भी हमको एक रेमेडी के तौर पर डेक्लेरेटरी जजमेंट मिलता है, जिसके बाद हमें हमारे प्रॉपर्टी ईजमेंट में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं रहती है। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लीगल रेमेडीज कैन वेरी and the specific options available will depend on the laws of the jurisdiction in which the property is located. If you find yourself facing or dealing with a disturbance of easement, it is advisable to consult with a qualified attorney who specializes in real estate law to understand the specific legal options available to you in your jurisdiction. Okay? ये चीज़ें हमें मद्देनजर में रखते हुए कि ध्यान में रखनी है इन चीज़ों के बारे में कि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो हमें एक सही एडवाइस देगा ऐसे मोमेंट्स पे जब हमारी ईजमेंट में किसी तरह का डिस्टरबेंस फेस हो। ओके, सो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन निकल के आया है, डिफाइन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अब हम जानेंगे वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट दो तरीके के क्या चीजें होती हैं। सो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? अ वेस्टेड इंटरेस्ट रेफर्स टू अ प्रेजेंट फिक्स्ड एंड अनकंडीशनल राइट to a particular interest or property. When an individual has a vested interest in something, they have a current and enforceable claim to it. The interest is not dependable on the occurrence of a future event, rather, it is immediate and certain. The person with a vested interest has a right that it cannot be taken away, even if some conditions are attached to the enjoyment of that interest. यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट में हमारे पास जो भी हमारा क्लेम आएगा, एक प्रॉपर्टी का क्लेम होता है, हमारे अंदर आ जाती है कोई प्रॉपर्टी, उसके पूरे सोलली राइट्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि सपोज हमारे फादर की अगर डेथ हो जाती है किसी एक पर्सन के, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सन है उसको अगर प्रॉपर्टी मिल रही है अपने फादर के डेथ के बाद, तो ऐसे इस टाइम पर उसका जो क्लेम मिलेगा प्रॉपर्टी का वो सन को डायरेक्ट मिलेगा। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पड़ोसी आके ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं, ये तो प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो फादर तुम्हारे थे पर वो मेरे मेरे ज्यादा अच्छे दोस्त थे, तो प्रॉपर्टी तुम्हें क्यों दे रहे हैं? वो प्रॉपर्टी तो मेरी होनी चाहिए ना, उनसे बातचीत तो मेरी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन वहीं पे अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें सर्टेन कंडीशंस देकर जाते हैं किसी भी एक प्रॉपर्टी पे अपना पूरा राइट क्लेम करने से पहले। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हैं तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी, या कोई भी लैंड होगा वो आपके नाम पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी की जितनी भी कंडीशंस है वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो लैंड का जो राइट्स हैं वो आपके अंडर, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। पढ़ लेते हैं हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में। In a contrast, a contingent interest is a future interest in a property or right that is dependent on the occurrence of a particular event. The right of the interest is not present or fixed until the specified condition is satisfied. If the condition does not occur, the contingent interest may never come into existence. The contingency could be an event that may or may not happen. And until it happens, the individual does not have a clear enforceable claim to the interest. कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें कि आपको फॉर एग्जांपल कहें कोई के, अगर आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, अपनी कंप्लीट कर लेंगे ग्रेजुएशन, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी का जो जितना भी राइट है वो आपके हाथ में आ जाएगा आपके डैड के बाद, ठीक है, जब वो अगर उनका कॉन्डोलेंस हो जाता है, और या फिर किसी भी जो भी आप जिनके वारिस हैं, आपके अगर ग्रैंडसन आप किसी के हैं और आपके ग्रैंडफादर ये कहते हैं विल में ये लिख देते हैं कि अगर मेरा पोता जो है वो अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है या एमबीए कर ले या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कंडीशन रख दे, उसके बाद ये प्रॉपर्टी उसको दे देना, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहेंगे। वहीं अगर एक सन है जिसके फादर के डेथ हो जाती है और ऑटोमेटिकली जब उसके पास वो लैंड उसके कंट्रोल में आती है या प्रॉपर्टी आती है विदाउट एनी विल के, तो उसको हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की कंडीशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट उसका क्लेम आता है और किसी तरीके का कोई यहाँ पे उससे उसका जो हक है वो छीन भी नहीं सकता। हालांकि कंटिंजेंट इंटरेस्ट में आप भले ही आप अपनी कंडीशन फुलफिल अगर नहीं कर रहे हैं और भले ही आप उनके ब्लड रिलेशन में आते हैं, फिर भी आपकी जो लैंड की जो प्रॉपर्टी है उसका कंट्रोल आपसे लिया जा सकता है अगर आप सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करें। और इसमें ये भी हो सकता है कि आपको कंडीशन ऐसी दे दी जाए कि आप जिंदगी भर ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे या जिंदगी भर आप कोई भी ऐसा ऑब्सीन क्राइम नहीं करेंगे, अगर आप करते हैं तो आपके हाथ से ये प्रॉपर्टी ले ली जाएगी।
ऐसा कुछ भी अगर आप करेंगे या नहीं भी कुछ काम करेंगे, ये दोनों की कंडीशन बनती है कंटिजेंट इंटरेस्ट में। तो ये आपका वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट था। डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है, वेस्टेड इंटरेस्ट इट इज प्रेजेंट फिक्स्ड एंड अनकंडीशनल। ठीक है, द पर्सन विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट हैज अ करंट एंड एनफोर्सेबल राइट दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू फ्यूचर इवेंट्स। यहाँ पे कंटिजेंट इंटरेस्ट में लिखा है इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑकरेंस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, यानी कि यहाँ पे निर्भरता है, अगर फ्यूचर में वो इवेंट्स फुलफिल होते हैं तो आपको राइट मिल जाएगा, नहीं होते हैं तो नहीं मिलेगा। द राइट इज नॉट येट फिक्स्ड और प्रेजेंट एंड मे और मे नॉट मटेरियलाइज based on the fulfillment of a condition. For example, a person inheriting a property outright upon the death of the current owner has a vested interest because their right is immediate and certain. ये हमारा कंटिजेंट इंटरेस्ट का अगर हम देखें, ये तो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट आ ही गया कि डेथ हो गई और उसके बाद आपको क्लेम मिल गया डायरेक्टली। कंटिजेंट इंटरेस्ट के एग्जांपल में है, ऑन द अदर हैंड इफ अ पर्सन इज टू इनहेरिट अ प्रॉपर्टी ओनली इफ दे ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, देयर इंटरेस्ट इज कंटिजेंट अपॉन द कंडीशन ऑफ ग्रेजुएटिंग। Understanding the nature of vested and contingent interests, it is important in various legal contexts such as inheritance, trusts, and property rights, as it can impact when and how individuals acquire certain rights. Okay, so यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, what are the conditions to be satisfied the doctrine of part performance can apply? कंपेयर द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या चीज है? द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट अलाउज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन ओरल एग्रीमेंट्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन लैंड इवन इफ द एग्रीमेंट इज नॉट इन राइटिंग। यानी कि अगर कोई लैंड है उसको आप ट्रांसफर करने की बात कर चुके थे, किसी ने इंटरेस्ट उस चीज का लिया था कि मेरी प्रॉपर्टी जो है इस बंदे को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, और भले ही वो चीज कहीं पर रिटर्न में नहीं है लेकिन ओरली कभी ये बात कुछ लोगों के सामने हुई हो, एविडेंस हो इस चीज का, कुछ लोगों के सामने उनको मतलब कि वो गवाह की तरह उस चीज को अगर कर लें एक्सेप्ट कि हाँ ये ओरली हम भी मानते हैं ये चीज हुई है, उस पास उसका कोई एक पुख्ता सबूत है, तो वो चीज जो है ये पार्ट आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है ये फुलफिल करती है। दिस डॉक्ट्रिन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रियल प्रॉपर्टी। ओके, द कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस टू अप्लाई कैन वेरी बाय जुरिस्डिक्शन, बट सम कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्ट्स ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। The party seeking enforcement must have performed acts that demonstrate a significant commitment to the agreement. These acts typically go beyond mere preparation and show a clear intention to carry out the terms of the oral agreement. यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं जिसको आपकी कमिटमेंट के थ्रू हम एक तरीके से देख सकें कि आपके एग्रीमेंट में ये आपकी कमिटमेंट है, आपके एक्ट्स ही आपको फुलफिल कर दें कि आप इस लैंड के लिए फुल्ली कमिटेड है। ये चीज आपके फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्ट्स ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। ये हमारे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं पार्ट परफॉर्मेंस के जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड हमारा पॉइंट आता है चेंज ऑफ पोजीशन। द पार्टी सीकिंग एनफोर्समेंट मस्ट हैव चेंज्ड देयर पोजीशन in reliance on the oral agreement. This change of position can be in the form of making improvements to the property, making payments or other actions that would be consistent with the terms of the agreement. यहाँ पर चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है कि चेंज ऑफ पोजीशन में आपके कुछ ऐसे आपके काम हो, जैसे कि आपने कोई घर है वो पहले थोड़ा कच्चा था या वो पहले थोड़ी मरम्मत मांग रहा था, आपने उसकी मरम्मत करा ली, आपने उसकी देखभाल करी। आपके जो काम है वो आपको दर्शाते हैं कि आप उस घर के सही वारिस हैं, आपके अंडर ये प्रॉपर्टी का सही देखरेख हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, तो ये चेंज ऑफ पोजीशन आपको करनी होगी। ये इसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आता है अनजस्ट एनरिचमेंट। Allowing one party to rely on the doctrine of part performance should prevent the other party from being unjustly enriched by deserving the oral agreement. There must be an element of unfairness if the agreement is not enforced. अगर जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से एनफोर्स नहीं हो पाया, आपके पास रिटर्न तो कुछ है ही नहीं लेकिन ओरली अगर वो एग्रीमेंट था और उस बात को आप एनफोर्स नहीं करवा पा रहे हैं,
तो ये आपको साबित करना होगा कोर्ट में कि ये जो चीज़ है ये ओरली एग्रीमेंट में मेरे थ्रू होनी चाहिए थी, इसका मैं वारिस हूँ, इसका मैं हक जताता हूँ इस लैंड पे या प्रॉपर्टी पे, और मेरे साथ जो है अनफेयरनेस यानी कि अन्याय हो रहा है, मेरे को जस्टिस चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है इक्विटेबल कंसिडरेशन। द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफन इन्वॉल्व्स इक्विटेबल कंसिडरेशंस। कोर्ट में कंसीडर whether it would be unfair or inequitable to deny the enforcement of oral agreement under circumstances. Okay. फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा statutory requirements. Some jurisdictions may have specific statutory requirements governing the doctrine of part performance. For example, यहाँ पे example दिया हुआ है, certain jurisdictions may require a written memorandum that evidences the terms of the agreement or impose other formalities. समझ में आ गया होगा आपको कि एक रिटन मेमोरेंडम की जरूरत पड़ जाती है जब आपके जो कि एविडेंस के तौर पर आपके टर्म्स एग्रीमेंट्स को एक तरीके से प्रूव करेगा, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स यानी कि ज्यूरिसडिक्शंस को आपका बढ़ाने में मदद करेगा। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, नाउ कंपेयरिंग दिस विद द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पे कंपैरिजन देखा गया है, कंक्लूजन नहीं है, ये कंपैरिजन है इंग्लिश पार्ट परफॉर्मेंस के साथ। In English law, the doctrine of part performance is recognized and it is often associated with Section 2 of the Law of Property, जो कि एक miscellaneous provisions है, Act 1988. 1989. This statute requires that contracts for the sale or the other dispositions of the land must be in writing and signed by the parties. However, the doctrine of part performance provides an exception to the rule. To rely on the part performance in England, the following conditions are generally required. कुछ एक तरीके की कंडीशंस है जो कि फुलफिल होती हैं। जो इंग्लैंड के लॉ में क्या देखा जाता है, यहाँ पे हमने इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस बोला है। इंग्लिश का मतलब यही है कि हम इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो पार्ट परफॉर्मेंस में इंग्लैंड में देखी जाती है, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है द एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी सीकिंग द एनफोर्समेंट have been performed acts in the furtherance of the contract that go beyond mere preparation. Okay. Second point आता है change of position. There should be a change of position by the party seeking the enforcement based on the contract. Third, equitable consideration. The court will consider whether it would be inequitable to allow a party to rely on a lack of written agreement to defeat a claim or of performance. Fourth, writing requirement. While the contract must be in writing, the doctrine of part performance allows the court to enforce an oral agreement if the parties have conducted themselves in a way that it indicates the concluded and enforceable contract. यानी कि यहाँ पर एक चीज जो है वो डिफरेंस यहाँ पे निकल के आई है इंग्लिश लॉ में, कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न एग्रीमेंट में पहले होना चाहिए, उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं तो वो ओरली बाद में दोनों पार्टीज मिलकर कंसेंट देके अपना एग्रीमेंट चेंज करवा सकती हैं, जो कि पार्ट परफॉर्मेंस के थ्रू हो सकता है। यहां पर कंक्लूजन आता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मे वेरी बाय jurisdiction. Individuals involved in such matters should seek legal advice to understand how the doctrine operates in their specific legal contexts. Okay? तो यहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आ गए हैं जो कहता है डिफाइन सेल एंड डिस्कस इट्स इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल। हाउ कैन द सेल ऑफ रेवोकेशन बी इफेक्टेड। यानी कि सेल की हमें पहले परिभाषा हम देखते हैं, तो डेफिनेशन कहती है अ सेल इज अ लीगल ट्रांजैक्शन इन विच प्रॉपर्टी और गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। प्रॉपर्टी या फिर गुड्स दोनों कुछ भी हो सकती है, एक बंदा है जो बेच रहा है और दूसरा बंदा है जो खरीद रहा है, तो सेलर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रॉपर्टी या गुड्स का, इसको कहते हैं हम सेल, जो कि एक लीगल ट्रांजैक्शन है। द बायर एक्वायर्स ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और द गुड्स, ठीक है, जो खरीदार होता है वो प्रॉपर्टी और गुड्स का जो भी होता है उसकी ओनरशिप एक्वायर कर लेता है। एंड द सेलर रिसीव्स द कंपनसेशन फॉर द ट्रांसफर, जो सेलर है उसको उसके बदले में एक कंपनसेशन मिलता है। बेसिकली वो एक मॉनेटरी फंड होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है हर एक गुड की, पर कहीं कहीं पे बार्टर सिस्टम भी हो जाता है। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि आप एक गुड के बदले में दूसरा गुड ले रहे हैं, जिसमें कैश फ्लो का कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता है।
द ट्रांजेक्शन इज टिपिकली गवर्न्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, यानी कि जो ये ट्रांजेक्शन हुई है वो पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है कि सेल का ये कॉन्ट्रैक्ट है और इतने पैसे आप दोगे तो ये गुड आपका हो जाएगा या ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो ये जो सेलर है वो बायर को अपनी प्रॉपर्टी दे देता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सेल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं या फिर कंपोजिशंस भी कह सकते हैं। क्या होती हैं सेल की? फर्स्ट है एग्रीमेंट टू सेल। सबसे बड़ी और बेसिक नीड होती है एक सेल को कंप्लीट करने की, उसका एग्रीमेंट। द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट इज एन एग्रीमेंट between the seller and the buyer. This agreement is often referred to as a contract of sale. It includes the mutual assent of both parties to transfer ownership of the property or goods in exchange for consideration. सेकंड पॉइंट आता है गुड्स और प्रॉपर्टी। अब एग्रीमेंट हो गया है तो गुड्स और प्रॉपर्टी का होना भी तो जरूरी है। ये थोड़ी के ख्याली पुलावों में कुछ भी कह दिया कि ये प्लॉट आपका हो जाएगा और वो प्लॉट अगर आपके पास है ही नहीं तो आप बेचोगे कैसे? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल मस्ट बी स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइबल। इट कैन इन्वॉल्व टेंजिबल गुड्स जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि रियल एस्टेट है आपकी। थर्ड आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो सेलर है वो उसकी ओनरशिप शुरुआत में होती है लेकिन वो बाद में बायर के पास चली जाएगी तो यही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। फोर्थ होता है आपका प्राइस। अ सेल इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मनी बट इट कैन ऑल्सो बी अनदर वैल्यूएबल आइटम और सर्विस। ठीक है, द प्राइस मस्ट बी एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और इट मस्ट बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब प्राइस लगाया जाता है एक गुड का वो दोनों पार्टीज के बीच में या तो डिस्कशन हो जाए या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके तहत दोनों पार्टीज का कंसेंट आ जाए तो प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाएगा। फिफ्थ है कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। बोथ द सेलर एंड द बायर मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पार्टीज में किसी भी तरीके का कोई झोलमोल हो कि ये पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के काबिल ही नहीं है तो इसको आप कैसे बेच रहे हो। फॉर सपोज एग्जांपल, आप किसी एक नाबालिग बच्चे को अगर मोटर व्हीकल बेच रहे हो और उसका अगर लाइसेंस तक होने की उम्र नहीं है तो वो उस व्हीकल को खरीद कैसे सकता है? ठीक है, ऐसी कुछ एग्जांपल होंगे जिसको कंपिटेंसी ऑफ पार्टी के अंदर हम डाल सकते हैं। दिस इंक्लूड्स साउंड माइंड, यानी कि जो पर्सन है वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, वो सही तरीके से उसका माइंड काम कर रहा हो। नॉट बीइंग अ माइनर, जो कि मैंने अभी बात करी कि वो नाबालिग नहीं होना चाहिए। एंड नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लीगल इनकैपेसिटी, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस या चार्ज नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि जो सेलर है वो अपनी गुड्स बेचना चाहता है बायर को तो उस पर किसी भी तरीके का जोर दबाव या जबरदस्ती ना हो, वो अपनी इच्छा से अपने जो गुड्स और या फिर प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हो। सेवंथ पॉइंट आता है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज। डिपेंडिंग ऑन द jurisdiction and the nature of the property or goods being sold, there may be legal formalities that must be observed, such as the requirement for a written contract or the need for the specific documents. ओके, सो कुछ ऐसे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो कि बिल्कुल जरूरी है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर लैंड या प्रॉपर्टी जो भी आप दे रहे हैं उसके कागज पूरे होने चाहिए और सारी चीजें जो हैं एक तरीके से एकदम लॉफुल हो, बिल्कुल लेजिटिमेट वे में ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जाए। इस चीज को हम कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। रेवोकेशन ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? रिवोक करना यानी कि वापस ले लेना, वापस कुछ चीज जो पहले हुई है उसको वापस खींच लेना अपने पास। द रिवोकेशन ऑफ अ सेल रेफर्स टू द कैंसिलेशन और विड्रॉवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिफोर इट्स कंप्लीशन। यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट ना हो, यानी कि यहाँ से ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अपने सारे जो कि चेंजेस आने थे उस कॉन्ट्रैक्ट में वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो आपने विलफुली दे दिया है। उसके बाद अगर ये आप प्रूव कर दो या तो आपका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था या जैसे भी आपके जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी नहीं हुई हैं अगर, तो उस बीच में अगर आप अपना विड्रॉल कर लेते हैं अपनी ट्रांजैक्शन का तो ऐसे टाइम पे आपको कहते हैं रिवोकेशन ऑफ सेल। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवोकेशन ऑफ सेल। द सेल कैन बी रिवोक्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि ऐसे कुछ मतलब पैदा हो जाती हैं ऐसी सिचुएशंस जिनमें हम अपनी सेल को रिवोक कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑफन एड्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एप्लीकेबल लीगल प्रिंसिपल्स। यहाँ पे कुछ कॉमन वेज है जिसमें रिवोकेशन ऑफ सेल इफेक्ट हो जाती है जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है जिसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट। द पार्टीज में म्यूचुअली एग्री टू रिवोक द सेल। द दिस वुड रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन।
यानी कि जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों ही मिलकर ये कह देते हैं कि भैया ना मुझे ये सेल अभी मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ और मैं आपको ये बेच नहीं सकता हूँ, और जो सेलर हैं वो बायर को कन्विंस कर लेते हैं। वो जो बायर है वो भी पूरा अब उनसे सहमत हो जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने जो गुड्स हैं जो लैंड है वो नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, अब मैं भी क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ और देख लूंगा। तो अगर म्यूचुअली एग्रीमेंट इन दोनों का हो जाए तो ये चीज होती है हमारी रिवोकेशन ऑफ सेल में पहला पॉइंट। ठीक है, ये पहला वे हो जाता है कॉमन वेज में से कुछ। सेकंड वे है हमारा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कि आपके बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना, आपने कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी थी, जो सेलर हैं वो बायर को कुछ सर्टेन गुड्स दे रहे हैं तो उसके साथ कुछ कंडीशंस थी, उन्होंने बताई थी कि ये गुड इतना चलेगा या ऐसे होगा या वैसे होगा या इतनी पेमेंट आप दे दीजिए, मैं आपको गुड्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप पेमेंट करते हैं और वो जो सेलर है वो मुकर जाता है कि नहीं आप मेरे आपको मुझे पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी वरना मैं तो आपको ये दे नहीं पाऊंगा। या फिर वो ऐसा होता है कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको वो कहते हैं कि मैं आपको 6 महीने में एक फ्लैट बना के तैयार कर दूंगा और आपको 6 महीने की जगह 10 महीने या 1 साल बीत जाता है, आपको मिलता नहीं है आपको पोजेशन। इस चीज में भी आप जो है रिवोकेशन ऑफ सेल का फायदा उठा सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया है कंडीशन प्रेसिडेंट। The contract may include conditions precedent that, if unfulfilled, give either party the right to revoke the sale. For instance, if specific event does not occur by a certain date, the contract may be voidable. वही बात हो जाती है, अगर कुछ एक सर्टेन पीरियड के बाद भी कोई इवेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ऐसे टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है। कोई भी पार्टी आके उसको क्लेम कर सकती है कि मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाना चाहता हूँ, कोर्ट में आके उसकी क्लेम जो है एक्सेप्ट कर ली जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है लीगल इम्पेडिमेंट। इफ देयर इज अ लीगल इम्पेडिमेंट that prevents the completion of the sale, such as the property being destroyed or the goods become illegal to sell, the contract may be revoked. ऐसी कोई चीजें हैं जहां पे जैसे आपको कोई लैंड दे रहा था, आपको कोई घर बना बनाया दे रहा था, लेकिन बाद में सरकार आती है उस घर को तोड़ जाती है आपके खरीदने से पहले ही, तो आप उसको वो पोजेशन दे नहीं पाता है जो सेलर है, तो ऐसे टाइम पे भी आप रिवोकेशन ऑफ गुड्स करवा सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ सेल करवा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ये सिर्फ कॉमन वेज थे जिनके थ्रू आप रिवोकेशन ऑफ सेल करवा सकते थे। यहाँ पे जब कंक्लूजन लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्पेसिफिक रूल्स एंड द प्रोसीजर्स फॉर द रिवोकेशन ऑफ सेल कैन वेरी बाय jurisdiction and the terms to the contract. Legal advice should be obtained to understand the rights and the obligation of the parties in particular situation, क्योंकि हर एक सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर तो नहीं हो सकता या फिर सेम नहीं हो सकता, हर किसी सेल में सर्टेन कंडीशंस होती है, सर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर वो सर्कमस्टांसेस फुलफिल हो रहे हैं, कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो सेल कंप्लीट हो जाएगी, वरना वो रिवोकेशन ऑफ सेल के अंदर आ जाएगा। That is how our fourth question also gets completed, and we move further to our fifth question, which is define gift. Explain its essential elements, when a gift can be revoked or suspended. Discuss with the help of decided cases. Okay, डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट में क्या आता है? गिफ्ट हमने मुस्लिम लॉ में भी पढ़ रखा है, फैमिली लॉ 2 में, वहां पे हिबा होता था। उसमें क्या होता था कि गिफ्ट इज अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू द डोनर टू अनदर विच इज द डोनी। जो गिफ्ट दे रहा है वो डोनर होता है और जो गिफ्ट रिसीव करता है उसको हम डोनी बोलते हैं। विदाउट एनी कंसिडरेशन और पेमेंट इन रिटर्न, जो डोनर है जो गिफ्ट दे रहा है, सपोज ये स्टेपलर है, मैं इसको अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे को इसके बदले में कुछ सामने से वो पैसे नहीं देगा, क्योंकि ये मैं उसको गिफ्ट कर रहा हूं, मेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए, मैं डोनर हूं, डोनेट कर रहा हूं मैं उसको, मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा गिफ्ट दे के। और वो जो पर्सन जो इस स्टेपलर को रिसीव करेगा वो डोनी हो जाएगा, वो भी किसी चीज के लिए ऑब्लिगेशन या ऑब्लाइज्ड नहीं है किसी भी कंसिडरेशन को मुझे पे करने के लिए। अगर वो अपने मन से कुछ मुझे देना चाहे वो दे सकता है, वरना मेरा कोई हक नहीं बनता मैं इसकी किसी वैल्यू या कंसिडरेशन के लिए डिमांड करूं। द एक्ट ऑफ मेकिंग अ गुड गिफ्ट इज नोन एज donation or gifting, and it typically involves the intention of the donor to give up their ownership and control over the property in favor of the donee। यानी कि जब मैं एक बार इस गुड को डोनी को दे देता हूं, अपने दोस्त को दे देता हूं जो कि डोनी है,
तो इसके बाद मेरा इस गुड के ऊपर कोई भी हक नहीं रहता, क्योंकि ये मैं डोनर होने के नाते अपनी ओनरशिप भी उस डोनी को ट्रांसफर कर रहा हूं। इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहला है इंटेंशन। इंटेंशन में आता है कि हम एक अपने फ्री कंसेंट से दे रहे हैं, क्लियर इंटेंशन है हमारा देने का गिफ्ट का। और प्रेजेंट इंटेंशन टू ट्रांसफर ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली होती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, कि मुझे इससे आगे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मैं उस चीज के चक्कर में बिल्कुल नहीं सोच सकता, क्योंकि ये गिफ्ट है, ये कोई सौदा नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये गिफ्ट दिया जा रहा है। सेकंड है डिलीवरी, कि अगर जो मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ वो मैं फुली डिलीवर अपने फ्रेंड को यानी कि डोनी को देकर आऊं, जिससे कि वो जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस। द डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट। जो मेरा फ्रेंड है वो एक्सेप्ट करे उस गिफ्ट को विलफुली। मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि ये तुझे रखना ही पड़ेगा, मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ, रखना पड़ेगा, ले ले ले। अगर उस चीज से उसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो यहाँ पे गिफ्ट जो है वो आपका रिवोक हो जाएगा। फोर्थ है आपका लीगल कैपेसिटी। Both the donor and the donee must have the legal capacity to engage in the transaction. This means that they both must be of क्या कहते हैं sound mind, not under undue influence, and have the legal ability to own and transfer property. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि ये जो एक्सेप्टेंस में एक पॉइंट आता है, सर्टेन गिफ्ट्स होते हैं जैसे कि लाइक गिफ्ट्स टू चैरिटीज में बी वैलिड विदाउट एक्सप्लिसिट एक्सेप्टेंस। यानी कि जब हम चैरिटी करते हैं किसी को तो वो भी एक गिफ्ट की तरह ही हम देखते हैं, कहीं पे हम देख कर जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है नो कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन का मतलब किसी तरह के कोई हमें पैसा नहीं मिलेगा इसके बदले, ये गिफ्ट हम दे रहे हैं इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अ गिफ्ट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय अ सेल फ्रॉम अ सेल बाय द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। अगर हम इसको कंसिडरेशन के बदले दे रहे हैं जो ये गिफ्ट है, तो ये एक सेल ही तो हो जाएगी सीधा सीधा। फिर सेल और गिफ्ट में फर्क ही क्या रह जाएगा अगर हमें कंसिडरेशन उसमें से हटा दें, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से, या कोई फ्यूचर बेनिफिट हम हटा दें तो वो चीज गिफ्ट हो जाएगी। अगर उसी में हम कंसिडरेशन जोड़ दें तो भैया मैं तो सेलर और बायर ही हो गए ना, फिर तो वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया सीधा सीधा। तो दिस इज हाउ हमारे गिफ्ट के बारे में हमने जाना और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े। अब हम देखते हैं रिवोकेशन या फिर सस्पेंशन ऑफ अ गिफ्ट कब होता है। इन जनरल, once gift is completed and the essential elements are met, it becomes irrevocable. However, there are certain circumstances under which a gift may be revoked or suspended. पहला पॉइंट है हमारा फेलियर ऑफ कंडीशन। If a gift is made conditional on the occurrence of a specified event and that event fails to happen, the gift may be revoked. The condition must be explicitly stated in the gift agreement. जो आपके गिफ्ट आप दे रहे हैं, अगर उसका कोई एग्रीमेंट बना रखा है आपने और उसकी कोई कंडीशंस फुलफिल करनी है, तभी वो आपको गिफ्ट आप दोगे, आप डोनर रहते अपने डोनी को। तो वो गिफ्ट अगर फुलफिल हो गई हैं जो कंडीशंस की थी गिफ्ट कंडीशंस, तो ठीक है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाई हैं डोनी के थ्रू, तो फिर आप उसको गिफ्ट नहीं दोगे तो भी वो आगे जाके कोई कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकता आपके खिलाफ कि मुझे आपने गिफ्ट देने का एग्रीमेंट बनवाया था और मुझे गिफ्ट जो है अभी तक मुझे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं मिली है उस गुड पे। सेकंड पॉइंट आता है फ्रॉड, ड्यूरेस और अनड्यू इन्फ्लुएंस। If the donor was induced to make the gift through fraud, duress, or undue influence, a court may set aside the gift. For example, if someone pressured the donor into making a gift against their will, it could be revoked. अगर कोई पर्सन जो डोनर है उसको इन्फ्लुएंस कर देता है कि मैं आपका इतना ज्यादा आपकी धन संपत्ति बढ़ जाएगी, आप ये सब चीजें जो है मुझे दान कर दो, ये सब चीजें आप मुझे गिफ्ट के तौर पे दे दो, और उसका बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लग जाते हैं उसके फैमिली मेंबर्स को कि आप ये नहीं करोगे तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, मुझे ये गिफ्ट करो, आप मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे मोमेंट में हम फ्रॉड, ड्यूरेस या अनड्यू इन्फ्लुएंस का पॉइंट लगा के गिफ्ट को रिवोक करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर जाके इस चीज को। बस ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी चीज आपके ऊपर बीती है वो आप प्रूफ कर पाए कि जो भी आपका गिफ्ट है, जो आपके ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुए हैं, वो विदाउट आपके कंसेंट के हुए हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर हुए हैं, या फिर स्ट्रेस बनाया गया आपके ऊपर, फ्रॉड किया गया किसी तरीके का,
तो तब वो चीज़ अगर हुई है, गिफ्ट आपको ऐसे लिया गया है, तो आप उसको रिवोक करवा सकते हैं या फिर सस्पेंशन ऑफ गिफ्ट आपका हो सकता है। थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन कंप्लायंस विद फॉर्मेलिटीज। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं गिफ्ट को देने के लिए, जिनको अगर आप फेल कर जाते हैं उन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका जो गिफ्ट है वो आपका रिवोक कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसका एग्जांपल है, गिफ्ट्स ऑफ रियल इस्टेट में नीड टू बी इन राइटिंग एंड प्रॉपरली रिकॉर्डेड। अगर जो आप किसी अपना लैंड है वो कोई जो डोनर है डोनी को दे रहा है, विदाउट रिटर्न डॉक्यूमेंट के दे रहा है, तो वो जो गिफ्ट है वो रिवोक कर लिया जाएगा, क्योंकि लीगली अभी भी जो डोनर है वही उसका वारिस है और उसका मतलब मालिक है उस लैंड का, वही उसका ओनरशिप राइट्स रिटेन करेगा। उसके पास ही एक्वायर होंगे इसके सारे ओनरशिप राइट्स, उसका पूरा सोलली कंट्रोल। और इस तरीके के किसी भी ट्रांजैक्शन को हम वैलिड नहीं मानेंगे, ये वॉइड गिफ्ट हो जाएगा आपका, सस्पेंड हो जाएगा या फिर रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट हो जाएगा। This is how our fifth question also gets completed. Now let's move to the further question, which is define the term lease. Explain the essential elements of a lease. यहाँ पे लीज के बारे में बात करी गई है, तो हम डेफिनेशन की अगर बात करें लीज की, तो अ लीज इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अ लैंडलॉर्ड which is lesser and a tenant which is lessee that grants the tenant the right to use and occupy a property owned or managed by the landlord for a specified period in exchange of for rent. यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपना जो भी लैंड है वो रेंट पे सीक करने के लिए, उससे किराया लेने के लिए, किसी और को उस पे यूज करने के लिए राइट देता है कि मेरा लैंड है, इसको आप यूज करो जितने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के उन दोनों पार्टीज के बीच में बात हुई है, लेसर और लेसी के बीच में, यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो उस चीज को हम कहते हैं लीज। The lease outlines the terms and conditions governing the use of property, including the duration of the tenancy, rent payment details, responsibilities of both parties, and any other agreed upon provisions. Okay. Essential elements of lease क्या है? Parties. द लीज मस्ट फर्स्ट हमारा जो वो पहला एलिमेंट आ गया है पार्टीज का, जो द लीज मस्ट आइडेंटिफाई द पार्टीज इन्वॉल्व, द लेसर हु ओन्स द और मैनेजेस द प्रॉपर्टी एंड द लेसी हु इज ग्रांटेड द राइट टू यूज एंड ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी। ओके, जो लैंडलॉर्ड है और जो लैंड का टेनेंट है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड के अंडर जो रेंट देकर उस लैंड को यूज करेगा, ये दोनों पार्टीज का होना मौजूदगी का ये एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। सेकंड, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरा क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए। देयर में इंक्लूड एड्रेस, यूनिट नंबर एंड एनी स्पेसिफिक फीचर्स और रेस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी। अगर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन भी है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो भी लैंडलॉर्ड जो है पहले से बता के रखे। अगर वो बोले कि इस आप लैंड पे ये काम नहीं कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो पहले से जो टेनेंट है उसको पता रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ड्यूरेशन या फिर टर्म। कितने टाइम के लिए, कितने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लैंडलॉर्ड का जो भी लैंड है वो टेनेंट यूज करने वाला है, ये स्पेसिफिकली डिस्क्राइब होना चाहिए, एक फिक्स्ड एग्रीमेंट में होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ भी मंथ टू मंथ बेसिस हो सकता है या फिर ईयर टू ईयर हो, ये उन दोनों पार्टीज के बीच म्यूचुअली कंसेंट के साथ डिसाइड हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा रेंट अमाउंट एंड पेमेंट टर्म्स। यानी कि द लीज आउटलाइंस द अमाउंट ऑफ रेंट द टेनेंट इज ऑब्लिगेटेड टू पे एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट्स। एग्जांपल मंथली, कि उसको हर महीने पेमेंट करनी होगी या हर क्वार्टरली या 6 महीने में या हर साल पेमेंट करनी है। ये सब चीज़ें पहले से डिस्कस होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, और कितना रेंट लिया जाएगा। इट में ऑल्सो इंक्लूड डिटेल्स अबाउट लेट फीस। अगर कोई जो टेनेंट है वो लेट फीस कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है फी पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, तो उसको क्या होगा, उसके साथ कितने उसके ऊपर पेनल्टी होगी, क्या वो उसके ऊपर क्लेम कर पाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर या नहीं। और ग्रेस पीरियड के बारे में बात कर लीजिए कि आपको थोड़ा और मोहलत दे दी जाएगी कुछ दिनों की, कि आप अपनी पेमेंट करा दीजिए। एंड एक्सेप्टेबल मेथड्स ऑफ पेमेंट, कि आप कैश में कराएंगे या ऑनलाइन चाहिए या चेक के थ्रू दे दें, कैसे करें आपको पेमेंट, वो सब चीजें आप पहले से म्यूचुअली कंसेंट के साथ एग्रीमेंट में डिस्क्राइब करके रखें। फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैनी लीजेस रिक्वायर द टेनेंट टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट अपफ्रंट। ऐसा देखा जाता है कि जैसे हम किराए पे कमरा लेते हैं, किसी एक पॉश इलाके में लें या कहीं भी ऐसे जहाँ पे फ्लैट्स में जो है मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि आपको ना सोसाइटीज़ हो या कोई भी अच्छी हो या जैसे भी किसी भी एरिया में, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और सर्कमस्टांसेस वेरी करेंगे हर टाइम।
पर देखा यह जाता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो कुछ महीने की जो रेंट है वो पहले से मांग के रखता है, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट वो एक सिक्योरिटी की तरह यूज कर रखता है अपने पास, जिससे कि जो टेनेंट है उसका अगर कोई डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हो या किसी भी सिचुएशन में कोई दिक्कत आ जाए तो वो उस सिक्योरिटी को यूज कर सके। अगर उसकी प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड की में वो कोई डैमेज करवाएगा तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो उसमें से यूज कर लेगा उस फंड को, और अपने लैंड में वापस उसको इन्वेस्ट कर सकता है अगर टेनेंट की गलती पाई जाती है तो। सिक्स्थ पॉइंट आता है यूज ऑफ प्रॉपर्टी। द लीज स्पेसिफाइज द परमिसिबल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द टेनेंट। दिस में इंक्लूड रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटीज सबलीजिंग और अल्टरेशंस टू द प्रॉपर्टी विदाउट द लैंडलॉर्ड्स कंसेंट। अल्टरेशंस का मतलब क्या क्या होता है? अल्टरेशन का मतलब हम समझ सकते हैं जैसे कपड़े में अल्टर करते हैं, मतलब कि कपड़े में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी फ्लैट को अगर हम रेंट पे ले रहे हैं, उसको हम फोड़वा के अंदर से कुछ और करवा रहे हैं तो वो इलीगल है। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन हो सकती है कि यूज ऑफ प्रॉपर्टी हम पहले से डिस्कस उसने ना बताई हो लैंडलॉर्ड ने कि आप इसको कस्टमाइज नहीं करा सकते हो अपने हिसाब से, या फिर आप इसको दोबारा किसी और को किराए पे दे दो। अगर जो किराएदार है उसने किसी और को किराए पे चढ़ा दिया अगर मकान, और मकान मालिक को पता ही नहीं और फिर वो देखता है तो वो उसको भगा सकता है किसी भी टाइम पे। ये चीजें जो है यूज ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल प्रॉपरली मेंशन्ड हो एग्रीमेंट में, ये चीज भी इसकी एक इसेंशियल एलिमेंट है लीज का। सेवंथ पॉइंट है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, यानी कि the responsibilities of the property maintenance and repairs are typically addressed in the lease. It outlines which party is responsible for maintaining different aspects of the property and who should cover the cost associated with the repairs. ओके यानी कि कुछ प्रॉपर्टी में अगर रिपेयर्स की कोई कॉस्ट आ रही है तो उस कॉस्ट को टेनेंट भरेगा या लैंडलॉर्ड भरेगा, ये पहले से पता होना चाहिए। एट्थ पॉइंट आता है यूटिलिटीज एंड सर्विसेज। The lease may indicate whether the tenant is responsible for paying utilities such as water, electricity, and gas. It may also outline any services provided by the landlord such as garbage collection or landscaping. यानी कि पहले से पता रहना चाहिए कुछ यूटिलिटीज या सर्विसेज के बारे में जो पेमेंट है, जैसे कि अगर पानी का बिल है तो वो बिल आएगा और टेनेंट को वो भरना पड़ेगा। ये चीज जो लैंडलॉर्ड है वो पहले से टेनेंट को बता के रखेंगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कई जगह ऐसे होता है कि अगर सोलर पैनल लगा हुआ है और जो टेनेंट है उसको बिल पे नहीं करना होता है, तो ऐसी भी फैसिलिटीज अब कई जगह ऐसे हो सकती हैं कि आने वाले टाइम में आ जाएं। तो अगर टेनेंट को भरना है तो ठीक है, नहीं भरना है तो उसे पता रहना चाहिए, या फिर अगर टेनेंट ने नहीं भरा और उसे पता नहीं था तो ये भी एक गलत चीज होगी। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ये चीजें बतानी होगी। कोई अगर गैस का बिल आता है तो भी वो टेनेंट भरेगा या लैंडलॉर्ड भरेगा, देख लेगा। ऐसे भले लैंडलॉर्ड वैसे तो होते नहीं है पर फिर भी ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें आ जाएंगी हमारी यूटिलिटीज एंड सर्विसेज में। अगर कोई कूड़ेदान है या गार्बेज कलेक्शन के लिए कोई आएगा, उसका कुछ मेंटेनेंस जाएगा सोसाइटी का, वो कौन पे करेगा? ये दोनों चीज भी म्यूचुअली पहले से बता के रखनी होंगी। बाद में ऐसा ना हो कि किराएदार मकान मालिक के घर में रह रहा है और बाद में उसने जितना किराया सोचा था उससे डबल ट्रिपल तो उसके मेंटेनेंस में ही चला जा रहा है। नाइन्थ पॉइंट आता है डिफॉल्ट एंड टर्मिनेशन। द लीज इंक्लूड्स provisions regarding what constitutes a default by either party and the consequences of such defaults. It also outlines the condition under which the lease can be terminated either by the landlord or the tenant. यानी कि अगर डिफॉल्ट या टर्मिनेशन के टाइम पे जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी कि क्या होगा अगर जो टेनेंट है वो लेट फी पे करे, रेंट जो है वो उसको पे करने में बहुत टाइम लगा दे, काफी महीने बीत जाए और जो लैंडलॉर्ड है वो उसी के रेंट पे अपना खाना पीना चला रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने होंगे, ये सब चीजें। या फिर अगर कोई रिपेयर्स हैं जो लैंडलॉर्ड को करवानी थी और घर में वो लैंडलॉर्ड करवा नहीं रहा है उन रिपेयर्स को, तो ऐसे में टेनेंट का भी तो क्लेम बनता है, कुछ उसके भी तो राइट्स हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसका गुलाम बन गया, अगर किराएदार है तो वो पैसे देकर वहां पे रह रहा है ना। तो ये सब चीजें डिफॉल्ट एंड टर्मिनेशन के अंदर आ जाएंगी। लास्ट पॉइंट आता है हमारा लीगल प्रोविजंस। Legal provisions cover various aspects such as dispute resolution mechanism, governing law, and any other legal requirements relevant to the lease agreement. Okay? यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन आता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द लीज बिफोर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। यानी कि दोनों सही तरीके से जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ लें, उसके ऊपर अपना कंसेंट दे दें, समझ लें हर चीज को, कोई भी चीज वेग ना हो, एकदम क्लियरली मेंशन्ड हो कि किस सिचुएशन में किस सर्कमस्टांसेस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज और दोनों पार्टीज को फेस करने होंगे। ठीक है। एडिशनली लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस में इम्पोज
specific requirements on lease agreements, so parties should be aware of and comply with those provisions. यानी कि अगर कुछ लोकल प्रोविजंस हैं, कुछ वहां के सोसाइटी के रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, तो उन दोनों का पालन भी दोनों लैंडलॉर्ड और जो वहां पे टेनेंट है उनको फॉलो करना होगा. With this, our sixth question also gets completed. Let's move to the next question, which is define mortgage and discuss the different kinds of mortgage. यहाँ पर definition of mortgage देखी जाए तो a mortgage is a legal agreement by which a borrower जो कि एक mortgager है pledges real property often a house a secure as security for a loan. यानी कि जो mortgager है, जो मॉर्टगेज के लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आता है, जो बोरो करता है, वो अपने किसी एक लैंड को गिरवी रख दे. गिरवी रखने को ही यहाँ पे मॉर्टगेज कहते हैं, जिसके बदले में उसको कुछ अमाउंट मिल जाए लोन के रूप में. ठीक है, और इस लोन के अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो ये एग्री करता है कि जो बैंक है वो उसके लैंड को या उसके हाउस को अपने पास रख ले और उसको कहीं भी सेल कर दे. The borrower receives funds from a lender and agrees to repay the loan with interest over specified period. जो भी वो लोन बोरोवर लेता है लेंडर से, वो या तो बैंक हो या कोई एक पर्सन हो, जैसे भी म्यूचुअली वो कंसेंट देकर एग्रीमेंट बन जाए, जहां से भी लोन क्लेम हो रहा है, तो उसको जो लोन है बोरोवर को वहां पे इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा लेंडर को. The borrower receives a funds from the lender. ठीक है, the mortgage serves as a security instrument that gives the lender a security interest in the property, allowing them to take possession of the property through the process called foreclosure if the borrower fails to meet the terms of the loan. यानी कि एक प्रोसेस होता है जिससे जो पोजेशन है वो लेंडर का हो जाएगा उस लैंड पे या उस घर पे, जिसको फोरक्लोजर कहते हैं. जिस प्रोसेस को अगर जो बायर है, बायर तो यहाँ पे नहीं मैं कहूँगा, जो बोरोवर है, अगर वो फुलफिल करने में रह जाता है अपनी पेमेंट्स को, तो उसके ऊपर जो क्लेम है उसकी लैंड के ऊपर या उसके घर के ऊपर, वो लेंडर का हो जाएगा फोरक्लोजर के तहत. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज यहाँ पे हम पढ़ लें तो पहला आता है फिक्स्ड रेट मॉर्टगेज. फिक्स्ड रेट मॉर्टगेज क्या होता है? द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर टर्म ऑफ द लोन. यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करना है, जो ब्याज देना है बोरोवर को, वो फिक्स्ड रहेगा पूरे टर्म में. ठीक है, द बोरोवर्स बेनिफिट फ्रॉम द प्रेडिक्टेबल मंथली पेमेंट्स मेक इट इजियर टू द बजट. दिस टाइप ऑफ मॉर्टगेज इज popular for its stability, especially in the terms of fluctuating interest rates. ये एक काफी पॉपुलर मॉर्टगेज टाइप है, यहाँ पे काइंड है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बजट जो है बोरोवर का वो पहले से फिक्स हो जाता है कि इतने पैसे तो मुझे हर महीने देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है. ठीक है, और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट्स चलते हैं पूरे कंट्री में, तो उस टाइम पे जो बोरोवर है उसको किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी है कि मेरी जो इंटरेस्ट रेट है वो तो फ्लक्चुएट नहीं होगा, मेरी जो पेमेंट है वो बड़े तो नहीं जाएगी आगे आने वाले टाइम में. तो ये चीज जो है फिक्स्ड रेट मॉर्टगेज के अंदर आती है. सेकंड पॉइंट आता है हमारा काइंड ऑफ मॉर्टगेज में, सेकंड एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज यानी कि ARM. An adjustable rate mortgage, also known as a variable rate mortgage, features an interest rate that may change periodically based on changes in an corresponding financial index. This means that the borrower's monthly payments can fluctuate, potentially increase or decrease over time. यानी कि इस वाले एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. जो उसकी पेमेंट होगी बोरोवर की वो बढ़ भी सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन घट भी सकती है. ऐसा नहीं कि वो हमेशा बढ़ेगी. थर्ड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ओनली मॉर्टगेज. In an interest only mortgage, the borrower is required to pay only the interest on the loan for a specific period, typically the first few years of the mortgage. After interest only period, the borrower starts repaying the principal along with interest. This type of mortgage may result in lower initial monthly payments but requires a larger payments later. ये एक इस तरीके का इंटरेस्ट ओनली मॉर्टगेज होता है जिसमें सपोज मैं किसी से 100 रुपये लेता हूँ और वो मुझे 10% का इंटरेस्ट पे वो 100 रुपये प्रोवाइड कर रहा है, तो शुरुआत के 1-2 साल तक मुझे उसको 10-10 रुपये के हिसाब से ही उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर ईयर जा रहा है. ठीक है, तो मैं उसको 10 रुपये पहले साल दूंगा, 10 रुपये दूसरे साल दूंगा.
लेकिन जैसे ही मेरा ये सिर्फ इंटरेस्ट ओनली पीरियड वाला खत्म होगा, पीरियड जो भी चल रहा था, उसके बाद मुझे प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ेगा। यानी कि एकदम से मेरे ऊपर शुरुआत में तो मैंने 20 रुपए ही दिए और मेरे पास अभी भी 80 रुपए बचे हैं, लेकिन अगर मैं उन 80 रुपए से अपनी इनकम जनरेट नहीं करवा पाया या करवा पाया, उससे मैटर लेंडर को कुछ नहीं पड़ता। उसको अपना प्रिंसिपल भी चाहिए होगा अगले साल से और अपना जो है इंटरेस्ट भी चाहिए होगा। वो उसकी जो मेरी इंस्टॉलमेंट बनेगी या जो भी मेरी अगली जो किस्तें बनेंगी या जैसे भी मेरे को रीपेमेंट करनी है, वो पूरी प्रिंसिपल के साथ होंगी। ठीक है, ये चीज होती है हमारी इंस्टेंट इंटरेस्ट ओनली मॉर्टगेज। फोर्थ पॉइंट आता है बैलून मॉर्टगेज। A balloon mortgage is characterized by lower monthly payments for a fixed period, followed by a large balloon payment at the end of the loan term. Borrowers often choose this type of mortgage with the expectation that they will either sell the property or refinance before the balloon payment is due. यानी कि बैलून मॉर्टगेज में भी यही होता है कि उसमें इंटरेस्ट ओनली से कुछ सिमिलर ही टर्म है कि इसमें जो पहले की जो पेमेंट्स होती हैं वो थोड़ी स्मॉल अमाउंट होती हैं। कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक जो आपकी पेमेंट जाएगी बोरोवर की, वो थोड़ी स्मॉल अमाउंट की रहेगी। आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर पासिंग बाय दिस पीरियड, उसके बाद जो लोन की अमाउंट जाएगी, आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो वो जो है बड़ी अमाउंट में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और लास्ट में एकदम पूरा सबसे बहुत मतलब ये काफी बढ़ जाती है इसकी जो रीपेमेंट अमाउंट है। इसको कहते हैं हम बैलून मॉर्टगेज। फिफ्थ पॉइंट है FHA लोन। एन FHA लोन, फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन लोन, is a mortgage insured by the FHA and designed to make home ownership more accessible. It typically offers more lenient qualification criteria and lower down payment requirements, making it an attractive option for first time home buyers. यानी कि जो पहली पहली बार घर खरीद रहे होते हैं उनको ये काफी ज्यादा आकर्षित करती है FHA मॉर्टगेज, क्योंकि इसमें जो है जो हमारी रीपेमेंट होती है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप बहुत बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट पे करने वाले हो। उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा लंबे पीरियड तक चलेगी, लेकिन छोटी छोटी अमाउंट ही आपको देनी होंगी और जो घर है वो आपका हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा VA लोन। VA लोन का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर। Loan is a mortgage guarantee by the VA and available to eligible veterans, active duty military members and surviving spouses। यानी कि कोई जो इंसान पहले मिलिट्री में सर्विस दे चुके हैं या दे रहे हैं या फिर उनकी जो वाइफ्स हैं, उनके लिए ये लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। VA लोन्स ऑफन फीचर फेवरेबल टर्म्स इंक्लूडिंग नो डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि ऐसे लोन्स में आपको कोई किसी तरह की डाउन पेमेंट नहीं देनी है, तो ये इस तरीके का लोन होता है एक तरीके का। सेवंथ पॉइंट आ जाता है हमारा रिवर्स मॉर्टगेज। और रिवर्स मॉर्टगेज इज डिजाइंड फॉर ओल्डर होम ओनर्स। यानी कि जो पुराने यानी कि ओल्डर होम ओनर्स यानी कि जो बुजुर्ग हैं, होम ओनर है जो अपने घर के मालिक हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं अब, जो ज्यादा सर्विस नहीं कर सकते कहीं पे भी, एंड अलाउज देम टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ द इक्विटी इन देयर होम्स इनटू कैश। यानी कि उनका कुछ एक सर्टेन पार्ट ऑफ द होम वो है गिरवी रख लेंगे और उसको कैश में कन्वर्ट करा लो। अनलाइक ट्रेडिशनल मॉर्टगेजेस, द बोरोवर रिसीव्स पेमेंट्स फ्रॉम द लैंडर, द लोन इज रिपेड व्हेन द बोरोवर मूव्स आउट ऑफ द होम और पासिस अवे। ठीक है, यहाँ पे एट्थ पॉइंट आता है हमारा कन्वेंशनल मॉर्टगेज। अ कन्वेंशनल मॉर्टगेज इज नॉट गारंटीड और इंश्योर्ड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी। It is typically offered by private lenders and may have varying down payment requirements and terms. Borrowers with good credit may opt for conventional mortgages. कन्वेंशनल मॉर्टगेज में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से इंश्योर्ड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइवेट लेंडर्स का ही पूरा खेल खेला जाता है और जिसका कोई गुड क्रेडिट स्कोर होता है वहां पे ये कन्वेंशनल मॉर्टगेज का वो सहारा ले सकता है। नाइन्थ पॉइंट आता है हमारा रैप्ड अराउंड मॉर्टगेज। A wrap-around mortgage, also known as an all-inclusive mortgage, allows a borrower to assume a seller's existing mortgage while also taking out a new mortgage for an additional amount. The new mortgage wraps around the existing one. यानी कि इसमें पहले से ही आपने गिरवी रख रखा है तो आप दोबारा एक और गिरवी रख दोगे उस चीज को, जिससे कि आपको एडिशनल अमाउंट मिलेगी, कुछ चीज और गिरवी रख दोगे साथ में, तो जो पिछली आपकी अमाउंट बन रही थी वो उसको रैप अप कर लेगी कि ये लो मेरी रीपेमेंट में कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ये होता है हमारा रैप अराउंड मॉर्टगेज। टेंथ पॉइंट हमारा लास्ट टाइप आता है मॉर्टगेज का, अ सेकंड मॉर्टगेज।
A second mortgage is a type of subordinate mortgage taken out on a property that already has a primary mortgage. It allows homeowners to borrow against their home equity for various purposes. यानी एक तरीके का एक और गिरवी चीज उसमें सेकेंडरी तरीके से कुछ और उसने गिरवी रख दिया उसके अंदर ही, ये रैप अराउंड मॉर्गेज की तरह ही होता है, लेकिन ये कुछ होम इक्विटी को और कोई आपने और सामान आपने रख दिया गिरवी, तो घर के अंदर ही, पहले आपने घर रखा था या उसके बाद आपने टीवी रख दिया, फ्रिज रख दिया, अपना सोफा रख दिया, कुछ भी हो सकता है, ये चीजें होती हैं, आपको वेरियस पर्पसेस के लिए दोबारा लोन प्रोवाइड करने के लिए आप कर सकते हो इनको। सो लास्ट में कंक्लूड हम करेंगे इस आंसर को कि दीज are just a few examples of the various types of mortgages available. The choice of the mortgage depends on such factors that the borrower's financial situation, credit history, and preferences as well as market conditions. Borrowers should carefully consider the terms and conditions of the different mortgage types before making a decision. अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट जो डिस्कस किया था वो था कन्वेंशनल मॉर्गेज का। कन्वेंशनल मॉर्गेज में जो हमारा गवर्नमेंट से इंश्योर्ड मॉर्गेज नहीं था, जहाँ पे हम गिरवी रखते थे सामान और हमें मिलता था उसके ऊपर जो है लोन, तो ये मॉर्गेज जो है बेसिकली वो लोग ज्यादा प्रेफर करते होंगे मेरे हिसाब से जिनको अपने मॉर्गेज की अमाउंट जो है वो ज्यादा मिल रही हो, या फिर जिनकी कंडीशंस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू इंश्योर्ड ना होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियल उनको लालच दिखाई दे रहा हो, या फिर कुछ भी हो सकता है कि उनको किसी झमेले में ना पड़ना हो, या जैसे भी उनका कोई विश्वास वाला कोई आदमी हो, ऐसे वो करें तो वो कन्वेंशनल मॉर्गेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। With this our question gets completed, and our eighth question comes that define sale. What are the essentials of a valid sale? Explain how the sale is made. तो यहाँ पे सेल वाला तो हमने पढ़ ही लिया था। सेल क्या है? लीगल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, विच ओनरशिप ऑफ गुड्स प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन पार्टी नोन एज द सेलर टू द अनदर पार्टी विच इज नोन एज द बायर, ओके, फॉर सम एक्सचेंज ऑफ सर्टेन कंसिडरेशन। इट इज कॉमन फॉर्म ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड गवर्न्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये आती है आपकी डेफिनेशन ऑफ सेल। इसेंशियल ऑफ वैलिड सेल में क्या आ जाएगा? एग्रीमेंट ऑफ द सेल, ठीक है, कंपीटेंट पार्टीज, गुड्स और प्रॉपर्टीज, ओनर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्राइस, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ओके, पेमेंट हो जाएगा, इंटेंशन ऑफ ट्रांसफर ओनरशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज। ये सारे पॉइंट्स हमने पहले से डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पे हाउ अ सेल इज मेड में आ जाएगा हमारा प्रोसेस में कि सेल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग द स्टेप्स। पहला स्टेप आ जाएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट नेगोशिएशन ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स जो भी होंगी सेल में कि आपको यहाँ पे इंक्लूडिंग गुड डिस्क्रिप्शन देना है पूरे गुड का, आपका द प्राइस है, पेमेंट टर्म्स है, एनी अदर रिलेवेंट कंडीशंस है, ये आ जाएगी आपकी नेगोशिएशन ऑफ टर्म्स में। थर्ड पॉइंट आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए एंड एग्रीमेंट ऑफ द टर्म्स एंड लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो भी हो रहा है। फिर तो होता है आपका डिलीवरी एंड पेमेंट हो जाए आपकी। फिफ्थ आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वही पॉइंट बार बार रिपीट होंगे। और सिक्स पॉइंट आएगा डॉक्यूमेंटेशन, के सच केसेस में के डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइस और बिल ऑफ सेल में भी रिकॉर्डेड डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे हम OLX पे भी कोई सामान लेते हैं तो हम पहले ये पूछते हैं कि आपके पास इस सामान का अगर बिल हो तो प्लीज हमें दे दीजिए, जिससे कि हम इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सके, हमारे इसमें बायर और सेलर के बीच जो है वो डील क्लोज हो सके। It is important to note that the specific rules and regulations governing sales can vary by jurisdiction, and parties involved in sales should be aware of the comply with these legal requirements. Additionally, legal advice might be sought that the sale agreement is enforceable and meets all relevant legal standards. Okay, यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 8th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? डिस्कस द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी refers to the legal process by which ownership or rights in real or personal property are conveyed from one person or entity to another। यानी कि प्रॉपर्टी के जो भी राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं या रियल पर्सन राइट्स हैं, पर्सनल जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसके जो हम कन्वे करवा देते हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन में, ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये आपका होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैन ऑकर थ्रू वेरियस मीन्स सच एज सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, बिक्वेस्ट यानी कि इनहेरिटेंस, यानी कि हमको अपने फोर फादर से जो मिली हुई जमीनें हैं वो भी हमारी आ जाती हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, और लीगल मैकेनिज्म। दिस the process is typically governed by the laws of the jurisdiction where the property is situated। okay, essentials of a valid transfer of property में आता है, for transfer of property to be legally valid certain essential elements must be present।
These elements can vary based on the nature of the property and specific legal requirements of the jurisdiction. However, some common essential includes first the intention to transfer. Intention क्या होगी हमारी? There must be a clear and unequivocal intention on the part of the transferer, यानी कि पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर ओनरशिप और राइट्स इन द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी। जो ट्रांसफरर होता है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपनी राइट्स को, और ट्रांसफरी जो होता है वो प्रॉपर्टी के राइट्स को गेन करता है। ठीक है, तो ये इंटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर हो रही है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड हो जाए एंड द डिस्क्राइब्ड मैनर जो है वो डिस्टिंग्विश्ड ना हो इन अदर वे, यानी कि प्रॉपर्टी की सफिशिएंट डिटेल्स जो है वो मेंशन हो, सच एज लोकेशन, बाउंड्रीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड टू अवॉइड एम्बिग्विटी, यानी कि किसी भी तरह का धुंधलापन ना हो, किसी भी तरह की वेगटी ना हो, यानी कि किसी भी तरह का यहाँ पे फ्रॉड या फिर कुछ भी चीजें छुपाई ना हो, सारी चीजें जो हैं सामने हो आंखों के। थर्ड पॉइंट आता है कॉम्पिटेंट पार्टीज, जिसमें ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों पार्टीज हों, लीगल साउंड माइंडेड के हों, और ये जो है कॉम्पिटेंट पार्टीज हों, कैपेबल हो लीगली। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन हो, कि वो वैल्यू एक्सचेंज जो है दोनों पार्टीज के बीच में वो मनी, गुड, सर्विस और प्रॉमिस टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट, इन सब चीजों के ऊपर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डिलीवरी ऑफ पोजेशन for the transfer involving tangible property. There should be a transfer of possession from one transferor to the transferee. The nature of the delivery can vary based on the type of property and agreement between the parties. सिक्स पॉइंट आता है हमारा इन राइटिंग वेयर रिक्वायर्ड, जहां पे भी आपकी जरूरत हो वहां पे राइटिंग में आपका होना चाहिए प्रेजेंट, कि जुरिस्डिक्शन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें राइटिंग में ही चाहिए सब कुछ चीजें। Some jurisdictions require certain types of property transfer to be in writing to be legally enforceable, जैसे कि रियल एस्टेट ट्रांसैक्शन फॉर एग्जांपल वन ऑफ फन रिक्वायर रिटर्न डीड और सिमिलर डॉक्यूमेंट, यानी कि रिटर्न डीड अगर आपके पास है या फिर रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास ऑफिशियल रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट करवा सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को। सेवंथ पॉइंट आता है आपका एक्सेप्टेंस। द ट्रांसफरी मस्ट एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी बीइंग ट्रांसफर्ड। इन सम केसेस एक्सेप्टेंस मे बी प्रिज्यूम्ड बट इन अदर्स इट मे नीड टू बी एक्सप्लिसिट, यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे जो एक्सेप्टेंस है वो पहले से ही मान ली जाती है कि हाँ वो एक्सेप्टेड, ये कंडीशन ही ऐसी है कि इसमें लेना होता ही है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपको एक्सेप्टेंस जिसके नाम पे प्रॉपर्टी आने वाली है वो सामने वाला इंसान आपको आके ये कह दे कि हाँ मैं ये चीजें एक्सेप्ट करता हूँ, लॉफुली मेरे को ये प्रॉपर्टी मिल रही है, या जो देने वाला है उसके ऊपर भी कोई जोर जबरदस्ती ना हो। जिस जो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया फ्री कंसेंट का। द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट बी फ्रीली गिवन विदाउट कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। लास्ट पॉइंट हमारा आता है एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोहिबिशंस। द ट्रांसफर मस्ट नॉट बी prohibited by law. Certain types of property may be subject to restrictions on transfer and any such legal limitations must be considered, यानी कि ऐसी किसी भी टाइप की कोई भी प्रोहिबिशन यानी कि रोक टोक लॉ के थ्रू ना हो, कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर हो तो उसमें किसी भी तरह की रोक टोक ना पाई जाए या किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड ना पाया जाए जिससे कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ना कर पाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ कंक्लूजन आ जाता है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन वेरी बाय जुरिस्डिक्शन एंड द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड। हर तरीके में केसेस डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर्टी की टाइप भी डिफरेंट होती है और प्रॉपर्टी के सर्कमस्टांसेस किसको वो ट्रांसफर की जा रही है वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। ठीक है, लीगल एडवाइस हमें लेनी होगी हमेशा जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चल रही है, तो लीगल एडवाइस जरूर लें किसी भी एक सही व्यक्ति से जिसके पास उसके बारे में पूर्णतः ज्ञान हो। ठीक है, जिससे आपको किसी भी तरीके की परेशानी आने वाले समय में आपके भविष्य में आपको ना मिले। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हम टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जैसे कि नोटिस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंज, लाइसेंस, ऑनरस गिफ्ट। ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नोटिस क्या होता है? नोटिस रेफर्स टू द फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट अ फैक्ट और इवेंट। इन लीगल कंटेक्स्ट, providing notice is often a crucial step to inform parties of certain rights, obligations, or legal proceedings. Notice can be given verbally in writing or through various means depending on the situation. It ensures that the
individuals are aware of important matters and failure to provide adequate notice may impact the validity of legal actions और agreements। यानी कि जो नोटिस है वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। किसके बीच है ये नॉलेज हो, जब हमारे ऊपर कोई भी नोटिस जब देता है, जब हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में नॉलेज हो जाती है गवर्नमेंट को, जब वो नोटिस भेजते हैं या फिर कोई दो पार्टीज हैं उनको पूरी तरह फैक्ट के बारे में कोई जानकारी है और वो अपना राइट क्लेम करना चाहते हैं तो भी वो नोटिस भेज सकते हैं। या कोई नोटिस ऐसे भी होता है कि अगर कोई पार्टी आपको पहचान करवाना चाहती है किसी चीज के बारे में या गवर्नमेंट ही है, वो आपको कोई गवर्नमेंट एजेंसी है वो आपको नोटिस भेज रही है, इसका मतलब ये है कि वो ये चाहती है कि आप कुछ फैक्ट्स के बारे में जानें जो कि आपको अफेक्ट कर रहे हैं और उस पार्टी के बीच में कुछ ऐसे ताल्लुकात आप दोनों के हैं कि जो तथ्यों के बारे में आप दोनों को पता हो। सेकंड पॉइंट है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी refers to real property or real estate that cannot be moved or transferred without significant effort or damage. This category includes land, building and anything attached permanently to the land such as trees or fixtures. Immovable property is distinguished from movable property, personal property or chattels which can be easily transported. यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, जैसे कोई कार है, कोई बाइक है, कोई मोबाइल है, कोई टीवी है, कोई फ्रिज है, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ गए। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, कोई बिल्डिंग आ गई, उसको आप कैसे मूव करोगे, कोई लैंड है उसको ले जा कैसे सकते हो कहीं और, कोई प्लॉट है किसी का कोई घर है, ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी आती हैं क्योंकि ये लैंड में पूरी फिक्स्ड होती हैं, अटैच्ड होती हैं। या फिर कोई पेड़ है उसको भी आपको ले जाना है तो वो लैंड में फिक्स्ड है, आपको बहुत तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी तभी उसको आप हटा पाओगे, तो इस वजह से इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारी टर्म्स आती है एक्सचेंज। व्हाट इज एन एक्सचेंज? Exchange is a legal transaction when the two parties agree to transfer ownership of certain goods, services, or property between them. Unlike a sale where consideration is usually in the form of money, exchange involves a reciprocal consideration such as swapping one item for another. Both parties must reach a mutual agreement and the items exchanged must have legal significance and value. यानी कि दोनों पार्टी जो दो हैं, जो एक्सचेंज इस प्रोसेस को कहते हैं कि जहां दो पार्टीज एक्सचेंज मतलब के दो कमोडिटीज को एक दूसरे को देती हैं और अपना फ्री कंसेंट देती हैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट करती हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सचेंज। यहाँ पे लाइसेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ लाइसेंस? लाइसेंस इज अ लीगल परमिशन और अथॉरिटी। ये एक लीगल परमिशन या अथॉरिटी है, ग्रांटेड किसको होती है? ये बाय वन पार्टी जो कि लाइसेंसर है टू अनदर पार्टी जो कि लाइसेंसी है। लाइसेंसर जो अथॉरिटी है वो ग्रांट करता है, लाइसेंसी को जो अथॉरिटी है वो ग्रांट होती है। टू डू समथिंग दैट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव द राइट टू डू। जब तक उस लाइसेंसी को ये लाइसेंस ना मिल जाए तब तक वो उस काम को कर नहीं सकते, उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये एक अथॉरिटी है जो मैंडेटरी है, अगर उनको कुछ सर्टेन चीजें जो हैं करनी है, कुछ ऑब्लिगेशंस उनकी अगर हैं, उनके मन में कोई इच्छा है तो उन चीजों को करने के लिए आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। इट डज नॉट ट्रांसफर ओनरशिप बट प्रोवाइड द लाइसेंसी विद अ लिमिटेड राइट और प्रिविलेज। द लाइसेंसेज कैन बी रिवोकेबल और इरिवोकेबल एंड दे आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्ट्स इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एंड बिजनेस ऑपरेशंस। यहाँ पर जब हम लॉयर भी बनते हैं तो हमें एक लाइसेंस मिलता है लॉयर का भी, कोई डॉक्टर बनता है उसका भी एक लाइसेंस होता है कि हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी मेडिकल की। तो ये सब चीजें लाइसेंस के अंदर आ जाती हैं कि आपको कोई काम करना है, आपको कोई प्रोफेशन चूज कर रहे हो, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही, सब जगह तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है लेकिन स्पेसिफिक टर्म्स या स्पेसिफिक टाइम्स में सर्कमस्टांसेस में ये चीजें लाइसेंस जो है एक अथॉरिटी ग्रांट हो जाती है पर्सन को। और ये जो अथॉरिटी है ये इरिवोकेबल या रिवोकेबल भी होती है दोनों तरीके से, यानी कि इसको हम वापस भी ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट आता है, यानी कि लास्ट पॉइंट आता है हमारा ऑनरस गिफ्ट। ये टर्म क्या होती है? ऑनरस गिफ्ट का मतलब क्या है? गिफ्ट तो हमें पता है पर ये ऑनरस गिफ्ट क्या होता है? ONEROUS। An onerous gift is a gift that imposes a burden or obligation on the recipient। यानी कि एक बर्डन या फिर ऑब्लिगेशन है ये रेसिपिएंट पे जिसको ये गिफ्ट जा रहा है। Unlike a simple gift which is given without expecting anything in return, an onerous gift may come with certain conditions or requirement that the recipient must fulfill। यानी कि जो गिफ्ट जिसको दिया जा रहा है तो जो रिसीवर है उसके ऊपर कुछ सर्टेन कंडीशंस लगाई जाती हैं
कि अगर आप ये सर्टेन जो कंडीशंस आपको दी जा रही हैं ये आपको फुलफिल करनी ही करनी पड़ेंगी, ये कंडीशंस आपके लिए मैंडेटरी हैं। These conditions could include performing specific tasks, maintaining the gift property, और taking on financial responsibilities। जैसे कि इस गिफ्ट में आपके ऊपर सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है उसको आपको मेंटेन करना होगा तो वो आपको मिलेगी। आपको कोई कार दे रहा है गिफ्ट में, आपको उस कार की मेंटेनेंस करवानी होगी, उसकी सर्विस टाइम पे करवानी होगी, उसके अंदर फ्यूल हमेशा मेंटेन करके रखना होगा, उसको चलाना भी होगा, उसके इंजन को कोई तकलीफ ना हो, उसके बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं वो सारे सेफ रहें, किसी तरह का उसमें कोरोजन ना हो। ये होता है हमारा ऑनरस गिफ्ट। Onerous gifts are the subject to the same legal principle as other types of contracts, and failure to meet the specified conditions may result in legal consequences। ऐसा हो सकता है कि जब आप इन कंडीशंस को फुलफिल ना करें तो आपके ऊपर कुछ लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो लीगल आपके ऊपर कंडीशंस लगाई गई हैं ये ऑब्लिगेटरी नेचर की होती हैं। ऑब्लिगेटरी नेचर का मतलब ये है कि ये आपको मैंडेटरीली, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि इस कंडीशन को आप फुलफिल करोगे या नहीं करोगे। ओके, तो इसको कहते हैं आप ऑनरस गिफ्ट, यानी कि एक गिफ्ट जिसके ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी भी उस गिफ्ट के साथ आपको दी जा रही है, तब ही उस जिम्मेदारी को पूर्णतः आप कंप्लीट करोगे तो ये गिफ्ट के आप हकदार हो, आप मालिक हो इस प्रॉपर्टी के या गुड के, अन्यथा आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। इसी के साथ हमारा पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट। अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास या कोई डाउट्स रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।